तो अगर मैं बात करूँ सातवाहन वंश की, तो आपको मैं बता दूँ, इससे पहले मैंने आपको मौर्य कंप्लीट करा दिया और इतने अच्छे से कंप्लीट कराया कि उसके बाद शायद ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन जाएगा। मैंने अगर बात करूँ तो आपका सोंग डायनेस्टी कंप्लीट करा दिया पिछले वाले चैप्टर में, और बहुत अच्छे से कंप्लीट ये भी कराई है, और वहाँ से आपको बताया था कि ब्राह्मण वगैरह वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं उनका शासन करना, और सातवाहन में भी आपको ब्राह्मण ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ से जो भी टॉपिक बचते हैं वो सारे के सारे मैं और 1-2 दिन लगेंगे कवर करा दूंगा, और उसके बाद आपका एंशिएंट का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर बस देखो आपको करना क्या है, आपको डेली का 30 मिनट निकाल के रखना है। अगर आप 30 मिनट डेली का निकाल पा रहे हो तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप ये समझ लो स्टडी को लिखना ही नहीं है, रफ ही नहीं पढ़ने हैं, उनको रिवाइज भी करना है। अगर आप रिवीजन करते रहोगे टाइम टू टाइम, तो भाई ये समझ लो हर एक एग्ज़ाम आप निकाल ले जाओगे। ऐसा दुनिया का कोई एग्ज़ाम नहीं रहेगा जो आप नहीं निकाल सकते। खैर, अगर मैं टॉपिक के ऊपर आते हैं, तो बस कंसिस्टेंस रहिए अपने प्रति, और जो भी आप कर रहे हो उसको मतलब पूरी जी जान लगा के कर दो, क्योंकि आज के ज़माने में आपको भी पता है लाखों के हिसाब से तो फॉर्म भरते हैं और सभी अपने एफर्ट लगाते हैं। अगर आप ये समझ लो 4-5 घंटे की स्टडी करके एग्ज़ाम निकाल ले जाओगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जो भी आपसे एफर्ट बनते हैं फुल एफर्ट लगा दो, और वो 1 साल के अंदर जब आपका पेपर सामने देखने को मिले ना, तो आप कहो कि जो भी एफर्ट लगाए हैं वो सब वर्थ इट थे। तो बस इस लेवल से एफर्ट लगा लो, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन है। और मैं ऐसा ऐसा पढ़ाई के लिए ही नहीं बोल रहा हूँ, आप यूट्यूब पे चले जाओ, आप कोई भी फील्ड में मतलब कंप्यूटर सेक्टर में चले जाओ, वहाँ तक कंपटीशन है। ऐसे समझ सकते हो, कंपटीशन हर जगह है। बस ये है, अगर आपको निखरना है हर जगह कंपटीशन से, तो आपको पूरी जी जान एफर्ट लगा देने होंगे। और ऐसा नहीं है आप सक्सेस नहीं होगे, बिल्कुल आप सक्सेस होगे। बस जो भी आपने मतलब पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहो, और जो भी आप काम कर रहे हो उसमें अपना 100% देते रहो, एक टाइम आपको ऑटोमेटिक सक्सेस मिल जाएगी। कंसिस्टेंस रहना, बस ये कहना चाह रहा हूँ। और आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। भाई का पिछला अगर रिवाइज नहीं किया है तो कोई नहीं है, इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए भी लेके आया हूँ, ताकि आपका पिछला थोड़ा रिवाइज हो सके। मैं बात करता हूँ आपका सातवाहन डायनेस्टी से। तो सातवाहन की बात करो तो सातवाहन या फिर अन्य सातवाहन वंश इसको हम बोलते हैं, और दोनों ही नाम है इनके। आगे बात करो, इनका जो शासन है वो 300 वर्षों तक चलता है, और ये काफ़ी टाइम हो जाता है। इसके बाद इनकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी, और धर्म इनका ब्राह्मण था। सातवाहन वंश का धर्म ब्राह्मण था। अगर मैं बात करूं तो इनकी राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठान पैठान थी, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये प्रतिष्ठान तो नहीं, लेकिन पैठान पूछा गया था। और प्रतिष्ठान पैठान एक ही समझ लो। तो ये कहाँ की राजधानी है आपकी सातवाहन वंश की, और गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान पैठान था। ठीक है, तो आगे आते हैं। और संस्थापक कौन थे इनके? सिमुक थे, और सिमुक ने जो है वो कन वंश जो था उनका मतलब हत्या करके, सुशर्मन जो उनके लास्ट शासक थे उनकी हत्या करके सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना करती है, और सातवाहन वंश फिर वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जानकारी की बात करूँ, स्रोत नागनिका अभिलेख से मिलती है, और नासिक अभिलेख से मिलती है। खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख से भी इसकी मिलती है। तो ये 3 सोर्सेस है जहाँ से इसकी जानकारी मिलती है आपकी, क्या बोलते हैं, सातवाहन वंश की। आगे बात करता हूँ तो फिर आपका जो सिमुक का उत्तराधिकारी कौन रहता है, वो सतकर्णी प्रथम, यानी कि सिमुक ऐसे समझ लो पिताश्री हैं, और इनके पुत्र जो है वो सतकर्णी प्रथम है। इजीली आप समझ सकते हो। फिर इनके जो पुत्र आते हैं, उपाधि इनको मिलती है दक्षिण पदपति की एंड प्रतिष्ठानपति की। फिर यज्ञ होते हैं, 2 अश्वमेध यज्ञ होते हैं सतकर्णी प्रथम के टाइम पर, और एक राजसूय यज्ञ होता है। राजधानी कौन सी होती है सतकर्णी प्रथम के टाइम पर? तो वो होती है आपकी अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश में बनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद आपका मैं बताऊं तो अन्य नाम इसका क्या था सतकर्णी प्रथम की। आपको मैं बता दूं, क्योंकि सिमुक का उत्तराधिकारी इन्होंने बता दिया ना, सिमुक के बाद जो सतकर्णी प्रथम आता है तो उसके लिए है। ठीक है, तो सतकर्णी प्रथम का जो अन्य नाम था वो एल्डर सैरागोन था, और पुस्तक इनकी थी पेरी प्लस ऑफ एरिथ्रेंसी के अनुसार। लेखक अज्ञात हैं इनके, मतलब लेखक है ही नहीं, पता ही नहीं उनको। एक पुस्तक है बस, ये नाम है उसका, पेरी प्लस ऑफ एरिथ्रेंसी। ध्यान रखना बस ये है, जो मतलब सतकर्णी प्रथम थी उनकी पुस्तक थी पेरी प्लस ऑफ एथेंसी। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि मैंने ज़्यादा सुना नहीं है कि इसमें पूछा, प्रीवियस ईयर में तो आया ही नहीं है। फिर भी मैंने आपको बता दिया थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन के लिए। आगे बात करूं तो व्यापार की बात करूं तो यूनान और मौर्य साम्राज्य के बीच का वर्णन
था इनका व्यापार का, यानी कि यूनान से व्यापार चलता था और मौर्य साम्राज्य में व्यापार चलता था। भाई का अगर मैं बात करूं तो विशेषता इनकी क्या है, तो वो भूमि दान की प्रथा सतकर्णी प्रथम ने प्रारंभ की। ठीक है, और इसकी जानकारी नाना घाट के अभिलेख से मिलती है। भूमि दान ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि भूमि दान सतकर्णी प्रथम के टाइम पे जारी होती है, और नाना घाट अभिलेख से मिलता है कि ये जो है वो भूमि दान की प्रथा भी करते हैं, और जिसे सतकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका द्वारा जारी किया गया। अब सतकर्णी प्रथम कौन होते हैं? ये सिमुक के मतलब बेटे होते हैं, और इनकी पत्नी क्या कौन है सतकर्णी प्रथम की? तो वो है नागनिका, और इन्होंने जो है वो नाना घाट अभिलेख से भूमि दान की प्रथा अपनाई है। तो ऐसे करके आप देख सकते हो, तीन ही ऑप्शन है, आप ये समझ लो कि भूमि दान की प्रथा सातवाहन वंश में किसने अपनाई थी, तो वो है सतकर्णी प्रथम। फिर पूछे सतकर्णी प्रथम की पत्नी कौन है, तो वो है नागनिका। और पूछे किस मतलब अभिलेख के ऊपर इन्होंने भूमिदान की प्रथा अपनाई थी, तो वो है नाना घाट अभिलेख। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनाओगे, खुद से बनाओगे ना तब भी याद हो जाएगा, और एक दो बार आप बनाओगे तो आपको ऑटोमेटिक रिवाइज हो। इसके बाद चलते हैं आप अपने अलग टॉपिक के ऊपर, हाल। ठीक है, यह सातवाहन वंश का 17वां शासक था, और विद्वान मतलब संस्कृत का विद्वान था हाल। ठीक है, हॉल नाम है लेकिन हाल डाल दिया इन्होंने। इन्होंने अगर मैं बात करूं, इनकी गाथा सप्तशती की रचना प्राकृत भाषा में प्रेम कथाओं का वर्णन है। गाथा सप्तशती याद रखना, हॉल के टाइम का है ये, और प्राकृत भाषा में है। और इसकी शुरुआत भगवान शिव की स्तुति में हुई थी। भाई का नोट की बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट कह सकते हो, सातवाहन काल को अंधकार युग भी कहते हैं। तभी मैंने नोट करवा के डाला है, क्योंकि अंधकार युग कहते हैं, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आगे आते हैं, तो आगे अगर मैं बात करूं तो फिर प्रमुख शासक और विद्वान की बात करें तो पहले सिमुक होता है, सिमुक का पुत्र होता है सतकर्णी प्रथम, और सतकर्णी प्रथम का भी पुत्र होता है हॉल, जो कि शासक शक्तिशाली बताया गया है। अब हॉल के दरबार में बात करूं तो फिर हॉल के दरबार में शबवर्मन कातंत्र के रचयिता थे, गुणाढ्य बृहत कथा के रचयिता थे। इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। इसी के नोट पर विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी थी, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। भाई का आते आगे, फिर आता है आपका 23वां, यानी कि गौतमी पुत्र सतकर्णी का 23वां शासक कौन था, तो वो सातवाहन वंश का। आप सोचो 23 शासक बने पड़े हैं यहाँ तक, इतना लंबा शासन किया है इन्होंने। 23, तभी तो 300 वर्षों तक इन्होंने राज करा है। अब ये डायरेक्ट 23, अब एक एक करके तो मैं एक्सप्लेन कर नहीं सकता, और करूँगा तो वीडियो ये समझ लो अलग लेवल पे चली जाएगी, और एग्जाम से रिलेटेड उतना ओरिएंटेड भी नहीं। जो जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर में आया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो 23वां शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी रहता है, और इन्होंने शासन किया है हॉल के बाद। भाई का सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक कह सकते हो इसको, गौतमीपुत्र सतकर्णी को। इनको उपाधियां मिली हैं अद्वितीय ब्राह्मण, और एका ब्राह्मण, और त्रि समुद्रपति एंड बैंकट स्वामी की। तो पूछा जा सकता है गौतमीपुत्र सतकर्णी को कौन सी उपाधियां मिली हैं, तो एक बार रिवाइज करके चला जाना आप। ये समझ लो 2-3 बार इनको बार बार रिवाइज करोगे ना तो ये ध्यान में हो जाएंगी आपके। आगे बात करते हैं, आगे क्या होता है आपका। अब आपको बताया था कि मतलब मैंने प्रीवियस ईयर का मतलब जो भी मैं पढ़ा रखा हूँ पिछला, उसका मैं रिवीजन करने के लिए भी लेके आऊँ, ताकि आपको पिछला रिवाइज हो सके, और जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वो थोड़ा बहुत आपको हो सके कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, तो मेरे को थोड़ा बहुत रिवाइज है। रिवीजन करते रहना ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। मैं अगर बात करूँ तो अमित्र घात किसे कहते हैं, तो वो बोलते हैं बिंदुसार को। ठीक है, तो ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब बिंदुसार आपका चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, ऐसा कह सकते हो। फिर चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य ही था। ठीक है, और अशोक की बात करूं तो अशोक किसका था? बिंदुसार का पुत्र था। बाकी का अशोक के कितने शिलालेख हैं, तो ये 14 शिलालेख हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था बृहद्रथ। ठीक है, जिसकी मतलब शुंग डायनेस्टी आती है, तब उन्होंने चाकू भोग की हत्या कर देती है इनकी। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिर शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यमित्र था, जिसके टाइम पे मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने लिखी थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। और ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, कण्व वंश जब स्थापित होता है। फिर हाथी गुम्फा अभिलेख किसने जारी कराया, तो वो खारवेल ने जारी कराया, जो कि चेदी वंश का था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सातवाहन वंश का, जो मैं अभी पढ़ा के आया हूँ, सिमुक।
तो ऐसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्वेश्चन, ये इजीली आप याद कर सकते हो। आप खुद से भी क्वेश्चन करोगे ना कि ये हाथी गुम्फा अभिलेख किसने लिखा, तो खारवेल आपका नाम आना चाहिए, चेदी वंश का था। तो ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे टॉपिक में आप तोड़ सकते हो हिस्ट्री को और बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। मैं अगर बात करूँ पंचतंत्र के लेखक की, तो पंचतंत्र के लेखक हैं आपके विष्णु शर्मा, और बृहद कथा की रचना गुढ़ाद्य, जो अभी पढ़ा के आया हूँ मैं। और भूमिदान की आपको मैंने ये कितनी बार रिवाइज कराया है अभी के अभी। भूमिदान की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो नागनिका अभिलेख से मिलती है। और नागनिका कौन थी, वो थी आपकी सतकर्णी प्रथम की पत्नी। तो अब आते हैं आपका आगे की तरफ। भाई का गौतमीपुत्र सतकर्णी की बात करूं तो फिर यहाँ पे बोले जाते हैं कि गौतमीपुत्र सतकर्णी और समाज। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है वो 23वें शासक थे, वो मैं अभी बता के आया हूँ। तो शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद, यानी कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शकों को खदेड़ दिया था। ये इंपॉर्टेंट रख सकते हो, शकों को किसने खदेड़ा था, तो 23वां शासक सातवाहन वंश का गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। मतलब विजय प्राप्त करने के बाद वेंकटक स्वामी की उपाधि ली। वेंकटक स्वामी की उपाधि ली, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि शकों खदेड़ने का बाद किसने उपाधि ली थी, तो वो वेंकटक स्वामी ने। इसके बाद माता गौतमी थी, इनकी गौतमी बलश्री सतकर्णी, मतलब गौतमी पुत्र सतकर्णी की, जो कि 23वें शासक थे। इनकी माता थी गौतमी बलश्री ने नासिक अभिलेख जारी किया है। भाई का आगे आते हैं तो फिर गौतमी बलश्री अपने पुत्र के साथ संयुक्त शासिका रहीं। और ये देखो चैप्टर बोरिंग लगते हैं थोड़े बहुत पढ़ने में, क्योंकि आपने कभी नाम सुने ही नहीं है, आप पहली पहली बार इनको पढ़ रहे हो तो फिर अजीब लगेगा। लेकिन हाँ, 2-3 बार अगर आप इनको रिवाइज करोगे ना तो आपकी आदत पड़ जाएगी। और ऐसे ही करके कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बार अजीब लगेगा। मैंने जब पढ़ा था तो मेरे को भी अजीब लग रहा था, लेकिन आने वाले टाइम के साथ सभी ढल जाते हैं। सभी को ये नाम अच्छे लगने लगते हैं जब मतलब वो टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहते हैं। और फिर आपको भी पता है कि मतलब नया नाम सभी को अटपटा लगता है, फिर चाहे कुछ भी हो। आप ये समझ लो, आपने कभी अंग्रेज का किसी का नाम सुना होगा तो आप यही सोचते होगे कि यार इनके मम्मी पापा ने क्या सोच के रख दिया है, क्योंकि उनके मम्मी पापा का ही सेम अजीब नाम है। आप ये समझ लो, मैं बात करूँ हैरी, तो ये क्या ही नाम होता है। अभी तो आपको सुनने में अजीब नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम में सुनो तो फिर कैसा ही लगेगा। तो फिर है थोड़े बहुत अटपटे अजीब नाम, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जो है सो है। और अपना भी देश के जो भी नाम होते हैं, जैसे मान के चलो राहुल, तो फिर उनको ये राहुल अजीब लगता होगा, तो बड़ी बात नहीं है भाई। जब आप सुनते रहोगे तो फिर आपको आदत हो जाएगा। भाई का अगर मैं बात करूँ तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ था गौतमी कौन थी, गौतमी आपकी बलश्री 23वें शासक सतकर्णी प्रथम की गौतमीपुत्र सतकर्णी की माता थी, और अपने पुत्र के साथ संयुक्त शासिका भी रही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मातृ सत्तात्मक ज़्यादा चलता था, माता का शासन। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिर नहपान को हराया इन्होंने, सहराद वंश के शासक नहपान को हराया। इनकी जानकारी जो है वो जोगल थंबी नासिक अभिलेख से मिलती है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है जोगल थंबी नासिक अभिलेख वाला। पूछा जाता है कि नहपान को जब हराया था तो वो जो मतलब जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, तो वो जोगल थंबी अभिलेख से मिलती है, माद्रभंडों और सिक्कों से मिलती है। ठीक है, तो आगे आते हैं तो सिक्के कौन से होते हैं। 13,250 सिक्कों में से 9,270 सिक्के गौतमी पुत्र सतकर्णी के थे, जो कि 23वें शासक हैं। ये मैं बार बार 23वां शासक की चिल्ला रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत ध्यान रहे। गौतमी पुत्र सतकर्णी 23वें शासक थे, जिनमें से 9,270 सिक्के गौतमी पुत्र के थे, जिन्होंने जारी कराए थे। और बाकी के जो सिक्के थे तो वो मतलब आपको मैंने बता दिया, हॉल था आपका, और आपका क्या था, सतकर्णी प्रथम था, आपका सिमुक था। तो मतलब ऐसे करके कर सकते हो। और आगे आते हैं भाई का मात्र सातवाहन वंश की बात करूँ तो ये मात्र सातवाहन, अभी मैं पीछे ही बोल के आ रहा हूँ कि यहाँ पे माता वगैरह की चलती थी, यानी कि माता वगैरह अगर जो भी कह देती थी ना कि अगर आज ब्रेड बनेगा तो भाई बन जाएगा, पापा चाहे कितना भी बोल दे कि ब्रेड की वजह चाय बना लो, लेकिन नहीं, माता की चलती थी। तो ऐसा सीन होता है यहाँ पे। और माता मातृ सत्तात्मक था, लेकिन आज की जो सोसाइटी है वो पिता की थी पितृ सत्तात्मक, जो कि आप देख सकते हो। और मतलब एक चीज आप देख सकते हो कि पिता से खाली पुत्र को पितृ सत्तात्मक था। जैसे कि मान के चलो कोई राजा है, ठीक है, राजा तो भाई पिता ही होगा,
और पिता से जो मतलब पिता का जो पुत्र होगा तो वही राजा बन सकता था, तो वहाँ पे इनका अधिकार था कि हाँ राजा का बेटा राजा रह सकता था। लेकिन यहाँ पे पूछा गया शासन कौन सा था, तो वो आपका मातृ सत्तात्मक था। तभी यहाँ पे लास्ट में बोल दिया पिता से पुत्र को खाली उत्तराधिकार का अधिकार था, यानी कि वो उत्तराधिकार बन सकता था पिता के नाम के ऊपर। तो इतना ही था भाई का। आगे आते हैं टॉपिक के ऊपर। और आगे बोला गया है कि वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी पुलवामा, यानी कि रुद्रदामन को पराजित किया था वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने। और इम्पोर्टेंट रखना रुद्रदामन को, ठीक है। इसको किसने पराजित किया था, तो वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने रुद्रदामन से पराजित हुआ। अच्छा, रुद्रदामन से ये पराजित हुआ, ना कि इसको पराजित किया। रुद्रदामन ने वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी को पराजित कर दिया और फिर रुद्रदामन की पुत्री शिवश्री से विवाह किया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आगे आते हैं, तो जानकारी इनकी कौन सी है, कन्हेरी अभिलेख में मिलती है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। भाई का अगर मैं बात करूं तो यज्ञ श्री सतकर्णी और जलयान जहाज को बोलते हैं के चित्र वाले सिक्के जारी किए कोरोमंडल तट से मिले हैं। मतलब जहाज वगैरह छपे हुए के सिक्के मिलते हैं यज्ञ श्री सतकर्णी के टाइम पे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो समुद्र और व्यापार से प्रेम करता था भाई, ये आपका कौन है, यज्ञ श्री सतकर्णी। उसके बाद सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था, वो था विजय। लेकिन विजय नहीं कर पाई। उसके बाद आपका ये आ जाता है सिक्के, यानी कि शक और कुषाण वंश आ जाते हैं। मतलब अंतिम शासक तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि मतलब विजय था सातवाहन वंश का, और यहाँ से सातवाहन डायनेस्टी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कुषाण और शक, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसी वजह से मैंने इसी वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। मैं सोचा कहाँ आगे लेके आऊँगा, इससे अच्छा तो इसी में कंप्लीट करा देता हूँ। भाई का अगर मैं सिक्के की बात करूँ तो सातवाहन शासकों ने शीशे पूछा जाता है कि शीशे के सिक्के किसने बनाए, तो सातवाहन शासकों ने। कांसा यानी कि तांबा, टिन और पोटीन से मिलकर ये बने होते हैं शीशे के सिक्के। तो तीन चीजें, तांबा, टिन और पोटीन से मिलकर शीशे के सिक्के बने होते हैं। आगे आते हैं तो फिर अगर मैं बात करूं तो व्यापार, सर्वाधिक व्यापार इनका कल्याण बंदरगाह से होता था, सातवाहन वंश का। शक शासक जब आते हैं तो फिर शक शासकों की बारी आती है। तो शक शासक मध्य एशिया से आए थे और भारत में 5 शाखाएं थी शक शासकों की। तो पहली थी आपकी मोगा, ठीक है। चलो हम दूसरी टैब पे कंप्लीट कर दे रहे हैं। और यहाँ पे बस ये इम्पोर्टेंट था कि मतलब मतलब शीशे के सिक्के किसने चलवाए थे, तो वो मतलब सातवाहन डायनेस्टी ने चलवाए थे। और इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होता है। सातवाहन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और आपको इससे बाहर शायद पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, और इतना ही पूछा जाता है सातवाहन डायनेस्टी में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके अलावा बस रिवीजन करते रहना टाइम टू टाइम, ताकि आपको भी बेनिफिट होते रहे। और ऐसा मत करना बीच में रिवीजन छोड़ देना, ठीक है। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक लगे रहो, और जो भी आपका 100% है वो बस देते रहो। क्योंकि जब पेपर दिखे ना तो आप बस ये बोल सको कि हाँ मैंने ये पढ़ा हुआ है। बाकी का ध्यान आएगा ना आएगा वो अलग बात है। आप ऑप्शन एलिमिनेशन खेल सकते हो कि 3 ऑप्शन इनके तो हो ही नहीं सकते, कतई नहीं हो सकते। तो ऐसे भी आप पेपर सॉर्ट आउट कर सकते हो। भाई का लगे रहो भाई, अपने माँ बाप का सपना पूरा करो, जो भी आपका भी सपना है वो भी पूरा करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई टॉपिक के साथ, क्योंकि अब स्टार्ट होगा आपका शक और कुषाण वंश, और वो मैं आपको कल कंप्लीट करा दूंगा। बस यहाँ तक सातवाहन डायनेस्टी थी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखो और बाय।